कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। इस हमले में 25 से ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई। ऐसे में हमारे साथ दो वरिष्ठ रिपोर्टर मौजूद हैं जो इस पूरी न्यूज की सारी अपडेट्स ले रहे हैं और इसी के साथ साथ एक रिपोर्टर वहां उसी धरती पर मौजूद है। सबसे पहले हम राहुल डबास जी से जान लेते हैं कि इस पूरे मामले में नया अपडेट क्या आया है। करें तो आज कुछ घटनाक्रम है जो राजधानी दिल्ली में होने वाले हैं। उसमें अगर बात करें तो 2 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, उनके आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। 2 दिन पहले ये फैसला लिया गया था कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स के द्वारा कि हम 19 सितंबर 1960 में कराची शहर के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ था सिंधु जल संधि को लेकर के, उसे फिलहाल सस्पेंड करते हैं, स्थगित करते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, किस हद तक हम पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं, किस हद तक डाइवर्ट किया जा सकता है, ये जो हम प्रायर प्रायर इंफॉर्मेशन देते थे इस एग्रीमेंट के तहत कि हम कम कितना पानी छोड़ने वाले हैं, उस पर रोक लगाई जा सकती है। चाहे झेलम की बात हो, चिनाब या फिर सिंधु नदी को लेकर के, उसको लेके महत्वपूर्ण बैठक होगी। जल संसाधन मंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, और जो कदम उठाया गया है मोदी सरकार से वो जमीन पर कैसे उतर सके, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरे लिहाज से बात करें, जिस तरीके से C-130 पर बैठ करके पाकिस्तान के अंदर मौजूद, और खासतौर पर अगर पीओके की बात करें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें, वहां 42 के आसपास टेरर कैंप है, जिस टेरर कैंप से आतंकवादियों को शिफ्ट किया जा रहा है इनर लैंड में, कंट्री लैंड की तरफ में, यानी पाकिस्तान अपनी डेप्थ का इस्तेमाल कर रहा है। कम से कम आर्टिलरी, जैसे हम 155 शेल की मोटार की बात करते हैं, हावित्सर की बात करते हैं, या पिनाका जिसकी रेंज लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है, उससे दूर लेकर जाया जाए आतंकवादियों को। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से इंग्लिश में पूरे वर्ल्ड मीडिया को संदेश दिया था कि भारत आतंकवादियों को बख्शेगा नहीं, उनके हैंडलर को नहीं बख्शेगा, और वो दुनिया में कहीं भी हो हम उनका समूल विनाश करेंगे। तो डर का माहौल है पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान ने कल पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की बात करी, उन्होंने जो कदम उठाए हैं, खासतौर पे 2 कदमों की बात करें, जिसमें कहा गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर के जो सहमति बनी थी 1972 में भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में, समझौते शिमला एग्रीमेंट को लेकर, वो पीछे हटते हैं। उसका अर्थ यही है कि अगर एलओसी नहीं है, अगर वो सीज फायर लाइन है तो सीज फायर का वॉलेशन हो सकता है। अगर एलओसी नहीं है तो भारत पीओके के एक बड़े हिस्से को अपने अंतर्गत ले सकता है, जो भारत का अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। तो उसको लेकर के क्या कदम हो सकते हैं, और यही वजह है कि भारत के थल सेना अध्यक्ष भी इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद है। तो कई तरीके से काम भारत सरकार के लिहाज से किया जा रहा है, उसमें विदेश मंत्रालय अपने लिहाज से कर रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री और देश के गृह मंत्री दोनों ने द्रौपदी मुर्मू को कल शाम को लगभग 6 बजे के आसपास ब्रीफ किया था, ऑल पार्टी मीटिंग से ठीक पहले। लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास विदेशों के 20 राजनयिकों को बुलाया गया था विदेश मंत्रालय में, ताकि भारत अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सके, भारत बता सके कि आगे क्या कदम उठाया जाना है। लेकिन जो रणनीति है वो ऐसा लग रहा है उसमें भारत आंतरिक रूप से भी सक्षम है, क्योंकि कल होम सेक्रेटरी की मीटिंग होती है आईबी चीफ के साथ भी, रॉ चीफ के साथ भी, जिसे हम 2.5 वॉरफ्रंट की बात करते हैं, जो बचा हुआ 0.5 है उसे लेकर के तैयारी भारत के अंदर चल रही है। अगर बचे हुए 2 की बात करें, यानी चाइना, चाइना के फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बोले, क्योंकि शी जिनपिंग जानते हैं कि जब 250% के आसपास टैरिफ वॉर चल रहा हो डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो वो भारत के साथ किसी भी तरह की स्थिति में उलझना नहीं चाहेंगे आर्थिक लिहाज से। तो वो भी काफी हद तक सेटल डाउन है। तो ऐसी वैश्विक बिरादरी के लिहाज से बात करें तो शतरंज में वो पासे हर एक जगह अनुकूल है, जिसके बाद भारत चाहे तो एक बड़ा कदम उठा सकता है। और ये ऑपरेशन उरी की सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, ऑपरेशन बालाकोट की बात करें, तो उससे कहीं बड़ा होने वाला है, और वो भारतीय नेवल स्ट्रेंथ से भी नजर आता है। वो जो हमारा सेंट्रल कमांड है एयरफोर्स का, वहां पर ऑपरेशन युद्ध अभ्यास, जिसे हम आक्रमण के नाम से जान रहे हैं, वो भी चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ चल रही है, जिस पर दिल्ली की मॉनिटरिंग चल रही है। जी देखिए, ये तो है ही, इसके साथ साथ सीएम योगी का बयान भी इस पे सामने आया था, जिन्होंने वो ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम बताया था। और इसी मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं उसी धरती से याकूब जी से जान लेते हैं कि वहां पर अभी कैसे हालात है, कि जो आर्मी है उस अब क्या कर रही है, आप बताइए।
जी बिल्कुल, ये घटना घटने के बाद जो है सुरक्षा एजेंसियां जो चौकस हो चुकी है। तब से लेकर आज तक पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहाँ दौरा किया पहलगाम का, और आज सिक्योरिटी का रिव्यू लेने के लिए खुद आर्मी चीफ आए हुए हैं, वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं। और यहाँ जो कोर कमांडर है उन्होंने अभी सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से उनको ब्रीफ किया है। और यही मैं बता दूं कि यहाँ पूरी घाटी में कई एक जगह जो है अभी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। एनकाउंटर्स की बात करें, एनकाउंटर भी तब से लगातार हो रहे हैं, और आज सुबह ही एक मिलिटेंट मार गिराया गया है बांडीपुरा के इलाके में। अभी भी जो ये एनकाउंटर है जारी है। आप ये बताइए कि 5 बड़े फैसलों के अलावा अब पीएम मोदी और क्या बड़ा एक्शन ले सकते हैं? क्या देश के कोने-कोने में जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्या पीएम मोदी ऐसा बड़ा एक्शन ले सकते हैं? सर्जिकल देखिए, उसमें स्ट्राइक। थोड़ा-सा समय लगेगा, क्योंकि आप मान के चलिए कि 48 घंटे का समय दिया गया है कि जो भारतीय पाकिस्तान के अंदर है, वो इंडिया में वापस आ जाए। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है 55 के आसपास, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग यानी इस्लामाबाद के अंदर, उसे भी वापस बुलाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें भी वापस बुलाया जाएगा, तो उसमें भी थोड़ा-सा समय लगने की उम्मीद है। तो जो भी एक्शन लिया जाएगा, जिसे हम काइनेटिक एक्शन की बात करते हैं, काइनेटिक का अर्थ यहाँ पर ये है कि जब सेना का इस्तेमाल हो, जब हार्ड पावर का इस्तेमाल हो, तो हार्ड पावर को लेकर के कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जिसे हम कहते हैं नॉन काइनेटिक एक्शन, हालांकि ये भी काइनेटिक से कम नहीं है, क्योंकि वाटर बम की बात करें तो पाकिस्तान का तो साफ तौर पर कहना है कि इट्स एक्ट ऑफ वॉर, लेकिन वो लिया जा चुका है। चाहे वो वीजा सस्पेंशन की बात हो, चाहे वो सिंधु जल संधि की बात हो, चाहे उच्चायोग में जो संख्या बल है उसे कम करने की बात हो, तो वो लेके जाया जा चुका है। और अब बाकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे प्लेस की जा रही है। जैसे इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, उसे अरब सागर मूव किया गया है, उसकी वीडियो ट्विटर के जरिए इंडियन नेवी फॉरवर्ड करती है। उसके अलावा एक इंडिया और इजराइल का एक जॉइंट वेंचर था, जिसे हम सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करें, 70 किलोमीटर के आसपास की रेंज थी, उन्हें आईएनएस सूरत के जरिए कल एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इंडिया अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो किस तरह से सुखोई 30 MKI और राफेल के बीच में जुगलबंदी रहेगी, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म रशिया का है, दूसरा प्लेटफॉर्म फ्रांस का है, तो दोनों की कोऑर्डिनेशन कैसी रहेगी उसको लेकर एक्सरसाइज की जा रही है। तो जब हम काइनेटिक फोर्स की बात करते हैं तो उसकी तैयारी अच्छे से की जा रही है, और ये भी हो सकता है कि एक्शन इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि जब हम डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार को देखते हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, उसमें वो कहते हैं कि किसी भी ऐसे देश के पास न्यूक्लियर पावर बटन नहीं होना चाहिए जहां पर जिहादी शक्ति एक्टिव है। तो उनका इशारा पहला तो होता है ईरान की तरफ, लेकिन दूसरा किसकी तरफ होता है? क्योंकि अगर दूसरे इशारे की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ होता है। पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर बहुत ज्यादा एक्टिव है, पाकिस्तान की सेना के अंदर बहुत सारे जिहादी तत्व एक्टिव है। ऐसे में भारत को ना सिर्फ अपनी शक्ति पर यकीन है, निश्चित तौर पे वो तो है ही भारतीय सशस्त्र बलों के ऊपर, लेकिन साथ में अगर हम वर्ल्ड प्रेशर की बात करें तो अमेरिका और इसराइल यानी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, ये दोनों भी, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट की बात हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात हो, सैटेलाइट की बात हो, सैटेलाइट के जरिए जितने इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी बात हो, तो वो सपोर्ट भी फिलहाल कम से कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स यानी राजनीति बाद में आती है और जियोग्राफी पहले आती है, लेकिन जियोग्राफी के लिहाज से ऐसा लग रहा है कि भारत के जितने भी हमारे होने चाहिए वो प्लेस है, इन प्लेस है, अगर हम शतरंज की गोटियों की बात करें। देखिए, एक और चीज ये भी है कि जो पाकिस्तान है वो बिलबिलाया हुआ है इस पूरी खबर के बाद। जब से मोदी सरकार ने एक्शन लिया है तब से वो काफी ज्यादा परेशान है, वो मीटिंग कर रहा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या कर सकता है, वो क्या करने की कोशिश करेगा? देखिए, पाकिस्तान क्या करना चाहता है, आसिम मुरी क्या करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ क्या करना चाहते हैं, वो ये है कि कम से कम अटेंशन डाइवर्ट किया जाए। पाकिस्तान को लगता है कि ये बहुत लो इंटेंसिटी का वॉरफेयर होगा, ये शॉर्ट वॉरफेयर होगा, ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरह से होगा जो पहले उरी और बालाकोट के वक्त हमने देखा था, लेकिन उससे अलग भी हो सकता है, क्योंकि अब 2.5 वॉर फ्रंट का खतरा भारत को नहीं है बल्कि पाकिस्तान को है, क्योंकि डूरेंट लाइन को तालिबान नहीं मानता है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच में लगातार संघर्ष चल रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत ज्यादा सीज फायर तोड़ चुका है और पाकिस्तान में लगातार हमला कर रहे हैं। तो अगर वो अपने ट्रूप्स की मूवमेंट अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे यानी पाकिस्तान भारत की तरफ करेगा तो ईस्टर्न बॉर्डर, जैसे हम डूरेंट लाइन कहते हैं, जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो एक्टिव हो सकता है, यानी टू फ्रंट वॉर। और 2.5 की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि इस तरह से हमने पहले ट्रेन का हाईजैक देखा था, तो ये बताने के लिए काफी है कि अगर पाकिस्तान के इंटरनल ममालिक की
की बात करें, उनके अपने सूबों की बात करें, तो बलूचिस्तान में भी अच्छा खासा रिवॉल्ट है, अच्छी खासी क्रांति है। तो लिहाजा जो 2.5 वॉर फ्रंट की बात इंडिया के लिए की जाती थी, अब वो पाकिस्तान में है। इंडिया पे किसी तरह का प्रेशर नहीं है और इंडिया खुद डिसाइड करेगा कि किस दिन और किस तरीके से जवाब देना है। जो ऑपरेशन ट्राइडेंट जैसा हो, कि जो हालत यमन के पोर्ट्स की बनाई थी, बंदरगाह की बनाई थी अमेरिका ने, वैसी हालत भारत बहुत आराम से बना सकता है, क्योंकि भारत के पास स्ट्राइक फोर्स है, भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबमरीन्स है, इसके अलावा डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट। तो वो तमाम चीजें हैं जो वेल इन प्लेस है अरब सागर के पास। और इससे पहले भी हमने आर्थिक नाकाबंदी करके दिखाई थी 1971 की अगर जंग की बात करें, यानी हम कराची के लिहाज से देखें तो भारत के पास नेवल पावर है, भारत के पास एयर पावर ज्यादा अच्छी है, क्योंकि J-20 ही अकेले ऐसे प्लेन है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि F-15 और F-16 जो अमेरिका से मिले हैं, उसका बटन जिसे हम डेड बटन कहते हैं, जैसे F-35 में बताया जाता है, वो काफी हद तक अमेरिका के पास है। तो अगर F-15 या F-16 पाकिस्तान की सरहद के बाहर जाते हैं, तो अमेरिका हो सकता है वो जानकारी दे दे, हो सकता है उसे काफी हद तक इनएक्टिव बना दे, तो वो भी काफी हद तक फायदेमंद नहीं रहेगा। तो हर लिहाज से अगर नेवल पावर की बात करें, एयर पावर की बात करें, और इन्फेंट्री में तो इंडिया और पाकिस्तान में तो मल्टीफोल्ड का डिफरेंस है, तो वो साफ चीजें नजर आती है जिसमें भारत का अपर हैंड है। अब भारत को चुनना है कि वो किस तरीके से और किस तरह का जवाब देना चाहता है। लेकिन संभावना ये रहती है कि इंडियन फोर्सेस ने बहुत ज्यादा सीखा है, क्योंकि मैं यूक्रेन के अंदर मौजूद था लगभग 7 महीने तक, 2 महीने के आसपास मैं रशिया में मौजूद था और 5 महीने के आसपास मैं इसराइल में मौजूद था। तो इंडियन फोर्सेस डिफेंस अटैचे, इंडियन एम्बेसी के जो डिफेंस अटैचे थे, वो लगातार हमारे संपर्क में थे। तो वो जानते हैं ड्रोन वॉरफेयर क्या होगा, वो जानते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसा होगा, मीडिया की हम बात करते हैं, साइबर वॉरफेयर कैसा होगा, कि भारत में भगदड़ मचाने की कोशिश हो सकती है, भारत में जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसे खराब करने की कोशिश हो सकती है। तो भारत ने 24 अक्टूबर 2022 यानी यूक्रेन का वॉर जब से शुरू हुआ था, और 7 अक्टूबर 2023 जब हमने गाजा का हमला देखा था, गाजा की तरफ से हमास का हमला देखा था शनिवार के दिन इजराइल के ऊपर, तो बहुत कुछ सीखा है। तो हमारे पास वो तमाम लेसन है जिन लेसन का इस्तेमाल हम करेंगे। यानी ये डिसाइसिव वॉरफेयर होगा, लंबा वॉरफेयर नहीं होगा, छोटा होगा, लेकिन सर्जिकल होगा, जिसे हम कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का नाम देते हैं। जब मोदी सरकार से पहले, मनमोहन सरकार से पहले वाजपेयी सरकार हुआ करती थी और जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे भारत के रक्षा मंत्री, तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को बनाया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है, पाकिस्तान की लंबाई है पर चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है। तो पाकिस्तान को अगर बीच से कोशिश की जाती है एक स्ट्राइक करने की, तो हो सकता है पाकिस्तान को डिवाइड भी किया जा सके। तो बहुत मल्टीपल ऑप्शन है जिसे भारत काइनेटिक फोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी तो नॉन काइनेटिक का टाइम चल रहा है। वही वाटर बम की हमने बात की, और उसके अलावा जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का दबाव है पाकिस्तान के ऊपर। जी देखिए, देखना होगा कि जो भारत है वो पाकिस्तान पर किस तरह का हमला करता है। जैसे अपना बताया, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है या फिर मिसाइल अटैक भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ याकूब जी फिर से जुड़ गए हैं। याकूब जी, बताइए कि ये इतना बड़ा हमला आखिर हुआ कैसे? वहां पर क्या आर्मी नहीं थी? कैसे हालात थे कि इतना बड़ा हमला हो गया, बेचारे मासूम मारे गए? देखिए, जो ये आतंकी है, ये इनका तो कोई मजहब होता ही नहीं है। ये सैलानी जो आए थे कश्मीर, यहाँ पहलगाम के इलाके में, इन्हें ये खबर ही नहीं थी कि ऐसा हादसा होने वाला है। और यहाँ की सुरक्षा एजेंसी के लिए भी थोड़ा बहुत ये प्रश्न है, क्योंकि इस इलाके में काफी पर्यटक घूमते हैं। उस टाइम यहाँ सिक्योरिटी की थोड़ी सी चूक कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो सेना के जवान है हर वक्त मुतहरिक रहते हैं। ऐसी जितनी भी सिचुएशन अभी तक आई है, लेकिन यहाँ जो एक माहौल होता है पर्यटकों का, कई जहन में ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता कि ऐसी चीज हो जाएगी। लेकिन ये आतंक का चेहरा जो है साफ तौर पर दर्शा रहा है इस हमले में, जो निहत्थे लोगों पर जो हमला किया गया है। अगर हम इस हमले के बाद की बात करें, उसके बाद पाकिस्तान की ये पुंछ सेक्टर की जानिब से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, और उसके फौरन बाद जो है घुसपैठ की भी कोशिश की गई है उड़ी सेक्टर में, जहां 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। और आज अगर हम बात करें, आज भी एक क्लिप, जो वीडियो क्लिप पाकिस्तान के रावलपिंडी से आ रही है, उसमें आर्टिलरी मशीन्स जो है रावलपिंडी के इलाके से पंजाब और इसके आसपास के बॉर्डर्स की तरफ जाती हुई दिख रही है। एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है। और आज रात की अगर हम बात करें, तो जो उल्लंघन किया गया है, छोटी गोलियां चली है बॉर्डर पे, लेकिन उसका जवाब जो है यहाँ की सेना ने बिल्कुल दिया है। और आर्मी ने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि हम तैयार है किसी भी सूरत
निपटने के लिए हम बिल्कुल रेडी है। और खासतौर पर कल की बात अगर करें, तो प्रधानमंत्री ने भी ये संदेश दिया है कि ऐसे आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने के जो जितने भी ठिकाने हैं उनको तबाह किया जाएगा। ये तो स्पष्ट तौर पर बिल्कुल पीएम मोदी ने कल बताया। और यहाँ इस वक़्त की हम बात करें कश्मीर घाटी में जो है यहाँ लगातार इस आतंकी हमले के बाद जो आतंकवाद से जुड़े अपराध हैं, उनके घरों पे जो है छापे मारे गए हैं और कई गिरफ्तारियाँ अमल की गई है। कई ओजीडब्ल्यूज़ भी गिरफ्तार हुए हैं, कई जिनसे हथियार भी गिरफ्तार पकड़ा गया है। और कल की बात करें, कल भी जो अनंतनाग में एक हाइडआउट बस्ट किया गया। सुरक्षा एजेंसियां है जो है इसके बाद चौकस है। सभी जो जितने भी इस लिंक्स है इस टेरर मामले में जोड़ रहे हैं और इनकी जो तलाश है अभी जारी है। देखिए याकूब जी, एक और बात है कि मोदी सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में पाकिस्तानी भारत छोड़ो। ऐसे में क्या लगता है कि 48 घंटे बाद भारत कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकता है या फिर इसे और टाइम लगेगा? देखिए, ये कहना अभी कबलज़ वक़्त होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं बिल्कुल अलर्ट पे है, बॉर्डर पे एक्शन के लिए किसी भी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हमारी फ़ोर्स जो है बिल्कुल तैयार है। और यहाँ आस-पास के जो बॉर्डर के इलाके हैं, ये कहा गया कि जो जहाँ जितने भी आस-पास के लोग हैं वो भी सेना के साथ एकजुट होकर तैयार हैं सेना का साथ देने के लिए। पिछले कई दिनों से आपने देखा कि कश्मीर घाटी में जगह-जगह जो है प्रदर्शन हो रहे हैं इस आतंकी हमले के खिलाफ। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और आज अभी कुछ देर पहले भी यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सभी समाज के लोग जो है जुड़े थे और उनका यही कहना है कि ऐसे हादसे जो है नहीं होने चाहिए। हमें एकजुट होकर इनका मुकाबला करना चाहिए, सेना का साथ देना चाहिए और देश का साथ देना चाहिए। जी। देखिए, धन्यवाद राहुल जी और याकूब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार क्या कार्रवाई करती है? क्या पाकिस्तान को मुँह-तोड़ जवाब मिलता है? क्या पाकिस्तान जो बिलबिलाया हुआ है, क्या मोदी सरकार कुछ बड़ी कार्रवाई करती है? इस पूरे मामले को लेकर हम तो आपको अपडेट देते ही रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।